हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, उसी के आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले वाले जो वीडियो हम पढ़ाए थे उसमें से देखिए थोड़ा सा हमसे एक मिस्टेक हो गया था इसमें। फैक्ट वो ये था कि जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, जो कि उत्तराखंड में किया गया था। और यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हम पढ़ा रहे थे, तो हम वही चिपको आंदोलन के ही सुंदरलाल बहुगुणा का नाम ले गए थे। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक था। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए कि जो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है उसके जो प्रणेता थे या मुख्य उसको करने वाले थे वो थे मेघा पाटेकर, जो कि सरदार सरोवर जो डैम था जो कि गुजरात के केवड़िया में बन रहा था, तो वो उसमें से उसकी ऊंचाई ज़्यादा कर रहे थे, जिससे कि नर्मदा नदी का जो आसपास का जो क्षेत्र था वो डूब रहा था। तो यहाँ के आदिवासियों को विस्थापित किया गया था और ये सारी समस्याएं थी उसमें, तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी बात, उन्होंने लिखा था कि ये मतलब कि इस तरह से पैसे कमाने के लिए, देखिए वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन वर्तमान में अभी फ़िलहाल मैं यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमा रहा हूँ। और दूसरी बात, मिस्टेक जो होती हैं वो हो जाती हैं, है ना, एज ए ह्यूमन। तो अगर एक बात ये भी कि ये ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है कि मैं आपको कुछ भी बोलता जाऊँ और आप उसको सुने और मान लें, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी फैक्ट या किसी भी चीज़ पे आपको डाउट लगता है तो आप बेशक कमेंट करें उसमें, और मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए सुधार की प्रक्रिया हमेशा बनी रहती है और वो मैं भी कोशिश करता हूं कि चीज़ों को और भी बेहतर करूं। चलिए तो आगे देखते हैं इसमें। तो हमने यहाँ तक देखा था कि प्राणियों का वो समूह जो संकटापन्न जातियों के संवर्ग में आता है, वो जैसे कि महान भारतीय सारंग था, कस्तूरी मृग था, लाल पांडा था और एशियाई वन्य गधा था। ये सब आयुसीएन के द्वारा जो रेड लिस्ट जो जारी की जाती है उसमें संकटापन्न श्रेणी में ये रखे गए थे। सोन चिरैया या महान सारंग, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटिहिरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में, और एशियाई वनगधा ये जो नियर थ्रेटेंड है, मतलब कि संकट के नज़दीक, इस श्रेणी में रखा गया है। जबकि जो लाल पांडा है उसको किस में रखा गया है? उसको रखा गया है संकटग्रस्त श्रेणी में। तो लाल पांडा को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल पिजियन तथा इंडियन सनबर्ड भारतीय पक्षियों में से अत्यधिक संकटापन्न की जो प्राणी है वो कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बहुत ही कम संख्या रह गई है। भारतीय महान सारंग जो है ये, अगर इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो ये खतरा है कि ये विलुप्त हो जाएगा। यद्यपि भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। इसका जो कारण है वो ये है कि पक्षियों के वास स्थान पर बड़े पैमाने पर कटौती हुई है। कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देखिए, अगर पक्षी हैं जैसे, तो इनको रेडिएशन से भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर टावर ज़्यादा लगाए जाते हैं तो जो मोबाइल का रेडिएशन होता है वो भी इनको, इनकी जनन क्षमता को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में जो कीटनाशक दवाइयाँ डाली जाती हैं, उर्वरक डाले जाते हैं, तो इनसे भी इनको नुकसान होता है, क्योंकि जब वो दाने चुगते हैं तो वो दानों के माध्यम से कीटनाशक और कई हानिकारक पदार्थ इनके शरीर में पहुंच जाते हैं, जो इनके साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। उत्तराखंड में जैव विविधता के ह्रास का कारण नहीं है, वो है बंजर भूमि का वनीकरण। देखिए, अगर बंजर भूमि का वनीकरण किया जाए, कोई बंजर भूमि पड़ी है, अगर उसमें वन लगा दिए जाएं तो इससे जैव विविधता का ह्रास थोड़े ना होगा, इससे जैव विविधता तो बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे पॉइंट था। सड़कों का विस्तार, नगरीकरण एवं कृषि का विस्तार उत्तरदायी कारकों में शामिल है। ये है जैव विविधता के ह्रास के। अगर सड़कों का निर्माण ज़्यादा होगा तो वन काटे जाते हैं, कभी कभी जंगलों से सड़कें निकाली जाती हैं, आसपास के बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं और डायरेक्ट वहाँ पर लोगों की एक्सेसिबिलिटी हो जाती है, जिससे कि वनों का बहुत ज़्यादा ह्रास हो जाता है। नगरीकरण में भी पेड़ पौधे काटे जाते हैं। इसी प्रकार से अगर कृषि का विस्तार हम ज़्यादा करते हैं तब भी हम वनों को काट के ही करेंगे, जिससे कि जैव विविधता को ह्रास पहुँचता है। वर्ष 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना था। इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहते हैं। ये कौन सा क्षेत्र था? ये था सिक्किम।
सिक्किम क्षेत्र जो है ये बहुत ही जैव विविधता से भरा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति शास्त्री हैं वहाँ पर ये इसको रिसर्च के रूप में विशेष महत्व देते हैं। पूर्वी हिमालय का हॉटस्पॉट क्षेत्र जो है वो सिक्किम है, और सिक्किम के साथ साथ में पूर्वी हिमालय का जो भी क्षेत्र आता है वो हॉटस्पॉट में आता है, और अपना ये जो पश्चिमी घाट है ये भी हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जिस एक की स्थापना करने में निहित है वह है जीवमंडल निचय रिजर्व। यदि हमें बायोडाइवर्सिटी रखना है तो हम अगर जीवमंडल निचय इनका अगर निर्माण करें या इनको बनाएं तो वहाँ पर हम अच्छे से इनको जीव जो हैं या फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको हम वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जो रणनीति है वो जैवमंडल रिजर्व बनाने से इसका संरक्षण किया जा सकता है। वह स्थल जो वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान मतलब कि इन सीटू नहीं है, वो नहीं है कौन सी वनस्पतिक उद्यान। देखिए वानस्पतिक जो उद्यान होते हैं ये मनुष्य द्वारा लगाए जाते हैं किसी भी अलग जगह पे, और इनको किसी दूसरे जगह से लाया जाता है, तो इसलिए ये एक्स-सीटू के उदाहरण हो जाते हैं, ना कि इन सीटू के। इन सीटू के उदाहरण वो होते हैं कि उसी जगह पे डाइवर्सिटी को हम संरक्षण प्रदान कर दें। क्रायो बैंक एक्स-सीटू संरक्षण के लिए जो गैस समानता प्रयोग की जाती है वो है नाइट्रोजन। एक्स-सीटू का मतलब कि एक जगह से प्राणियों को ले जाके दूसरी जगह उनका संरक्षण करना, और वहां पर जो गैस, देखिए ये क्रायो बैंक, क्रायोजेनिक्स या क्रायो का मतलब है अतिशीतित, अतिशीतित का मतलब बहुत ठंडा। जैसे कि जो भी हम मान लीजिए अगर डीएनए का संरक्षण करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऐसी लैब बनाते हैं जिनका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो हो, डाउन हो, और वहां पर उनके संरक्षण के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो गैस है वो संरक्षण का काम करती है। वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवासों से पृथक किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है किसमें, एक्स-सीटू संरक्षण में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके उनको संरक्षित किया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो हैं वो पृथ्वी को अगर इस प्रकार से देखें तो ये जो हमारा इक्वेटर है इसके 10 डिग्री उत्तर की ओर और 10 डिग्री दक्षिण की ओर यहाँ का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर बहुत ही घनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मनुष्य का उद्भव भी है वो माना जाता है जो अफ्रीका से, वो भी इसी क्षेत्र से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। इन क्षेत्रों में पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर वर्षा रहता है, ये वर्ष भर वर्षा होती रहती है और उच्च तापमान रहता है। ये हैं उच्च वर्षा तथा तापमान के कारण वही स्थान जो कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश में उपस्थित रहते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या तथा उनकी विविधता को कहा जाता है जैव विविधता। जैव विविधता, जैव मतलब जीव, और उनकी भिन्न भिन्न प्रजातियों का एक साथ इकट्ठा होना जैव विविधता कहलाता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जैसा कि ऊपर देखा हमने कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। जैव विविधता में परिवर्तन होता है क्योंकि यह भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। मतलब कि जैव विविधता में जो परिवर्तन है उसको अगर हम आंकें तो सबसे ज़्यादा होगी इक्वेटर में। अगर यहाँ से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि जैव विविधता के लिए जो अनुकूलित परिस्थितियां हैं वो ऊपर और नीचे मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर कम होती चली जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। शांत घाटी, कश्मीर, सुरमा घाटी तथा फूलों की घाटी में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है शांत घाटी या साइलेंट वैली पे। तो शांत घाटी या साइलेंट वैली कहाँ पे है, ये है फ्रेंड्स केरल पे। साइलेंट वैली परियोजना जिस राज्य से संबंधित है वो केरल है, क्योंकि साइलेंट वैली केरल में ही स्थित है। फूलों की घाटी की बात करें तो फूलों की घाटी कहाँ है, ये उत्तराखंड में अवस्थित है। आर्द्र क्षेत्रों में जिन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है वो जैसे चिल्का झील है, लोकटक,
केवलादेव तथा बूलर झील हैं। रामसर सूची के अंतर्गत महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची को अगर देखें तो भारत में वर्तमान में कितनी है। तो देखिए, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक्चुअली मैं इसको रिकॉर्ड तो सितंबर में कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर अगर हम फरवरी से देखें, क्योंकि फरवरी में 2020 में इनका एक संख्या का वो किया गया था, तो वहाँ पर इनकी जो संख्या थी वो थी 37। मतलब कि फरवरी 2020 के हिसाब से इनकी जो आर्द्र भूमियों की जो संख्या थी भारत में वो 37 आंकी गई है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल, ये भोज आर्द्र स्थल कहाँ है? देखिए, भोज नाम का तालाब सुने होंगे, भोज नाम की झील सुने होंगे, ये जो भोपाल है वहां पर अवस्थित है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था नमभूमि से। नमभूमि जो कंजर्वेशन है वो रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आता है। रामसर जो है वो ईरान की जगह है, और यहाँ पर देखिए जो वेटलैंड दिवस भी मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि गुजरात में है, क्योंकि गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है वहां पर लवणीय भूमि बहुत ज्यादा पाई जाती है। जीवमंडल आरक्षित परिक्षेत्र हैं आनुवांशिक विभिन्नता के क्षेत्र। मतलब कि जीवमंडल आरक्षित जो परिक्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है कि आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है, वहां पर डाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक जो है वो है सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। अगर ऊष्मन बढ़ता है तो अगर ऊष्मन बढ़ेगा तो प्रवालों का विरंजन हो जाता है। ये जो प्रवाल होते हैं छोटे छोटे जीव होते हैं और ये शैवालों के साथ में सहजीवन व्यतीत करते हैं। जब ये शैवालों के साथ में सहजीवन व्यतीत करते हैं तब इनमें वृद्धि तेजी से होती है, लेकिन जब विरंजन हो जाता है तो विरंजन में शैवाल और ये जो प्रवाल है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस स्थिति में ये जो प्रवाल है इसकी जो संरचना है या इसका जो कलर है वो व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, बल्कि जब ये शैवालों के साथ जुड़ा होता है तो ये बहुत ही रंग बिरंगा दिखता है। शैवाल चूंकि भोजन बनाते हैं इसलिए ये इसको पोषण प्रदान करते हैं, और जो ये प्रवाल होता है वो शैवाल को स्थान प्रदान करता है रहने के लिए। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं तब इसका विरंजन हो जाता है, वहां पर फिर इनका सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। प्रवाल भित्तियां जहां जहां पाई जाती हैं भारत में वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था। जैव विविधता जिन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई हैं वो हैं मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अवशिष्ट का पुनः चक्रण और सस्य परागण। ये जो चीजें हैं ये बहुत ही देखिए महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, और इसी जैव विविधता से हमारा अस्तित्व भी बना है। अगर ये जैव विविधता नहीं रहेंगी तो क्या होगा, मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 तक के लिए दशक निर्मित किया गया है, या दशक निर्दिष्ट किया गया है किसके लिए, जैव विविधता दिवस दशक। तो जैव विविधता दशक जो है वो 2011 से 20 तक के लिए रखा गया है। पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्या नहीं है उत्तरदायी, पोषण स्तरों का कम होना। अगर पोषण स्तर कम होंगे और खाद्य श्रृंखला यदि संकुचित होगी तो वहां पर जैव विविधता ज्यादा नहीं पाई जाएगी, क्योंकि जितना ही घना खाद्य श्रृंखला होगी उतनी ही जीवों को पोषण की उपलब्धता होगी। पारिस्थितिकी तंत्र होता है एक गतिकीय निकाय। पारिस्थितिक तंत्र एक क्रियाशील निकाय है, ये एक स्थित निकाय नहीं है, जिस प्रकार से ये बंद निकाय नहीं है, अर्थात कि इसमें से जो ऊर्जा का प्रवाह है वो चलता रहता है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए जो कारक सबसे उपयुक्त हैं वह हैं यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। मतलब कि जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम का मतलब बहुत सारे जीवों की उपस्थिति का होना। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। भारतीय राष्ट्रीय
जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। ये 2003 में चेन्नई तमिलनाडु में ये स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण मतलब कि NBA भारत में कृषि संरक्षण में सहायक है। यह जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैव संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता है। सीबक थॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावना है। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्विता मतलब कि शक्ति प्रदान करने के लिए उसका प्रयोग किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल का प्रयोग कॉस्मिक विकिरण से बचने के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहाँ पे पाया जाता है? लद्दाख में। अब देखिए, ये सीबक थॉर्न जो है एक प्रकार का पौधा है जिसके जो फल होते हैं वो काफ़ी पोषक वाले होते हैं, उनमें विटामिन पाई जाती हैं प्रचुर मात्रा में। तो चंगेज खान ने इनका प्रयोग अपने सेना के पोषण के लिए किया था। दूसरी बात यह है कि जो कॉस्मोनॉट्स हैं मतलब कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी जो विकिरण है उससे बचने के लिए इसका प्रयोग किया था। और ये जो सीबक थॉर्न है ये लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके साथ साथ में देखिए, भारत सरकार सीबक थॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है और इसका कारण ये है कि ये मृदा संरक्षण के लिए काम कर सकता है, उसमें सहायक हो सकता है, मरुस्थलीकरण को रोक सकता है। इसमें पोषक मान जो होता है वो काफ़ी उच्च होता है और ये उच्च तुंगता वाले मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और ठंडे प्रदेशों में या ठंडे क्षेत्रों में ये काफ़ी उत्पादित हो सकता है। इसलिए इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में लेहबेरी के नाम से लोकप्रिय एक पर्णपाती झाड़ी है, वो है सीबक थॉर्न। तो सीबक थॉर्न एक प्रकार से छोटी झाड़ी के रूप में ये उगता है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एकाएक गिरावट आई है। इसके लिए उत्तरदायी कारक एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता था। ये है डिक्लोफिनैक। देखिए, जो डिक्लोफिनैक सोडियम या डिक्लोफिनैक जो दवा थी इसका प्रयोग पशुओं की चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार से दर्द निवारक इंजेक्शन होता है। तो वो जो दवा होती है अगर पशुओं को दी जाती है तो जब वो पशु मरते हैं तो अगर उनका मांस गिद्ध खाते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती थी, इसलिए वो गिद्ध मर जाते थे। तो इसीलिए गिद्धों की संख्या बहुत भारत में कम हो गई है। भारत में गिद्धों की जो कमी हो रही है वो उसका वही कारण है कि जानवरों को दिया जाने वाला जो दर्द निवारक जो इंजेक्शन है उसके वजह से पशुओं को इनको दिक्कत हो रही है गिद्धों को। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर में दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए जो उत्तरदायी कारक है वही कि जो पशुपालक हैं वो डिक्लोफिनैक का यूज औषधियों के रूप में कर देते हैं। मॉरिशस में एक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही क्योंकि एक फल खाने वाला पक्षी विलुप्त हो गया और वो पक्षी था डोडो। देखिए, ये जो डोडो पक्षी था ये क्या करता था कि मॉरिशस में एक जो वृक्ष पाया जाता था उसके मतलब फलों को खाता था और उसी जब कहीं वीट करता था या वो किसी अन्य माध्यम से तो उसके जो बीज हैं उनको बिखेरता था जिससे कि वो उनका प्रजनन हो पाता। दूसरी चीज, जो वहाँ पर उनके फूल होते थे उन फूलों के अगर एक जगह खाएगा या एक जगह बैठेगा फिर दूसरे फूल में बैठेगा तो उससे क्या था कि उनका एक मतलब संक्रमण होता रहता था जिससे कि उनकी प्रजनन क्षमता बनी रहती थी। लेकिन अब चूंकि ये डोडो पक्षी खत्म है तो ये जो वृक्ष है ये भी क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। मॉरिशस में टम्बला कोक जिसे डोडो वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है प्रजनन में असफल रहा जिसकी जो वजह है वो यही कि डोडो पक्षी का विलुप्त हो जाना। तो बहुत सारे जो हमारी जीव हैं वो पौधों के प्रजनन में सहायक होते हैं। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वलगुल मतलब कि फ्लाइंग फॉक्स किसको कहते हैं, ये चमगादड़ को कहते हैं। ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट
के नाम से भी जाना जाता है किसको, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार में है, ये एक स्तनधारी मैमल है। अब देखिए जो ड्यूगोंग है, ये ड्यूगोंग जो है ये समुद्र में पाया जाता है और ये घास खाता है। तो इस प्रकार से ये घास खाने वाला एक जीव है जो कि समुद्र में पाया जाता है, स्तनधारी मैमल है, स्तनधारी है देखिए ये। और इसके बारे में कुछ और चीजें हैं कि देखिए ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया, अर्थात इसके लिए संरक्षण प्रदान करने की काफी कोशिश की गई है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे। अब देखिए इसके आगे वाला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें इसके जो आगे टॉपिक्स हैं उनको भी हम आपसे को क्रम से देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बने रहिए इस चैनल के साथ में और अन्य वीडियोस भी देखें ताकि आप इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फॉर